मेरे मन में आया तेरी मेहनत तेरा हथियार बनेगी, तेरी मेहनत तेरा हथियार बनेगी, तेरी लगन तुझे बाजीगर बनाएगी। रुकना नहीं तो थक कर भी, रुकना नहीं तो थक कर भी, एक दिन तेरी जीत कहानी बनेगी। तो जब मिक्स डबल खेलना होता था तो अक्सर ये सिचुएशन होती थी कि प्लेयर मुझसे कहते थे कि मैडम आप सेंटर में खड़े हो जाओ, बस शटल आपके पास जब आएगी आपने सिर्फ उसे रिटर्न करना है। तो मैं स्टेट लेवल खेला, स्टेट लेवल के बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने नेशनल लेवल खेला। एक अच्छी फीलिंग थी, हराना वाज नॉट द फीलिंग वाज कि हमने बहुत अच्छा खेला। करीब 21 किलोमीटर्स की रनिंग मैं 2 बार कंप्लीट कर चुकी हूँ और 10 किलोमीटर्स हर एवरी ईयर मैं कम से कम 2-3 बार तो करती हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपा शर्मा। स्वागत है आपका अमर उजाला की इस खास सीरीज छाप में। आज इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। रिटायरमेंट की एज में जहां उन्होंने आराम छोड़ बैडमिंटन को अपनाया और इंटरनेशनल प्लेयर बन गए, वह अपनी एज ग्रुप के लोगों के लिए जहां मिसाल हैं, वहीं युवाओं पर अपनी छाप छोड़ रही। मंजीत कौर मैम, स्वागत है आपका अमर उजाला की इस थैंक यू कार्यक्रम सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। आप ओएनजीसी में उच्च पद पर कार्यरत रहीं, 55 साल की उम्र में बैडमिंटन पकड़ा। कैसे आया विचार कि अब कुछ नया शुरू किया जाए? नया विचार ऐसे आया कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी नहीं रही अपनी लाइफ में। 55 के बाद जब मेरी ट्रांसफ़र अग्रतला जैसे जगह पर हुई जहाँ पर ऑफिस के बाद करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट था। शाम को 5 बजे के बाद प्लेयर्स वहाँ खेलने के लिए जाया करते थे। मैं बहुत टाइम तक उनको ऑब्जर्व करती रही और मेरे मन में भी ये विचार आया कि ये लोग इतना अच्छा खेलते हैं, मैं भी क्यों ना खेल कर देखूं, मैं भी शुरुआत करके देखती हूँ। तो टाइम पास करने के लिए भी मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा और मैं कुछ एक नया भी सीख पाऊंगी। तो ऐसे मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि अक्सर जो प्लेयर थे वही खेलते थे। बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जो अच्छे प्लेयर हैं वही खेलते हैं। मैं प्लेयर नहीं थी तो मेरे को तो बिल्कुल भी रैकेट पकड़ना भी नहीं आता था। मतलब सिचुएशन ये थी कि मुझे देखकर अक्सर प्लेयर लोग या तो आते ही नहीं थे या फिर वो अपनी गॉसिप में मशगूल रहते थे और मैं खड़ी रहती थी कोर्ट में कि कोई आएगा मेरे साथ शुरू करेगा। मेरे लिए बहुत पैथेटिक सिचुएशन थी, पर फिर भी मैंने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया क्योंकि बच्चे तो नहीं समझते ना कि मुझे आता है कि नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चे जो थे मैंने उनके साथ रैकेट पकड़ के खेलना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी शटल दूसरी साइड जाने लगी तो मेरी कुछ हिम्मत बंधी कि हाँ मैं यस द बिगनिंग इज गुड। ऐसे करके मैंने धीरे धीरे खेलना शुरू किया और उसके बाद जो था मिक्स डबल खेलने के लिए फीमेल बहुत कम मिलती हैं, फीमेल प्लेयर्स उतनी ज़्यादा ऑफिस में नहीं थी। तो जब मिक्स डबल खेलना होता था तो अक्सर ये सिचुएशन होती थी कि प्लेयर मुझसे कहते थे कि मैडम आप सेंटर में खड़े हो जाओ, बस शटल आपके पास जब आएगी आपने सिर्फ उसे रिटर्न करना है। समहाउ मुझे तो रिटर्न करना भी नहीं आता था, बट फिर भी मुझे जब सीखना ही था गेम तो मैंने धीरे धीरे वो सब सीखा। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे ओएनजीसी के स्पोर्ट्स हुआ करते थे एवरी ईयर, तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए हमारे अग्रतला से टीम जानी थी। तो फीमेल प्लेयर बहुत कम थी, तो कम थी ना के बराबर ही थी वर्किंग वुमेन में। उसके बाद मेरे नाम का सिलेक्शन हो गया और जब हम खेलने के लिए गए आप यकीन नहीं करोगी कि हमने फर्स्ट पोजीशन स्कोर करी। ये बहुत आपके लिए क्या, ये हर वर्ग के लिए एक अचीवमेंट है कि आपने जिस एज में शुरू किया और आप एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुके हैं। क्या कभी किसी ने ये कहा कि ना स्पोर्ट्स आपके बस के नहीं? नहीं, ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आई क्योंकि प्लेयर्स में मैं देखती हूँ एक दूसरे को प्रमोट ही करते हैं। और जब मैं इतनी सीनियर होने के बाद मैंने एंट्री ली तो मेरे साथ ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई। कौन कौन से लेवल के गेम आपने खेले? क्या किसी कोच की मदद ली? हाँ, अगर आप लेवल की बात करती हैं तो सबसे पहले मैंने अपने ऑफिस से ही खेलना शुरू किया। ऑफिस से खेलने के बाद मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ी
क्योंकि अब आती है लेवल की बात। तो अगर हम स्टेट लेवल खेलना चाहते हैं या हम और आगे जाना चाहते हैं तो बिना कोच के, मतलब मैं उस लेवल की प्लेयर थी कि मैं नहीं कर सकती थी, गेम को बहुत आगे नहीं ले जा सकती थी। तो उसके लिए मैंने अपने लिए पर्सनल कोच रखा और मैंने उनसे गाइडेंस ली, और उन्होंने जो मेरे को एक 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 मूल मंत्र दिया वो हमें ये था कि रैकेट अप, रैकेट अप। वो रैकेट हम लोगों का क्या होता है, खेलते खेलते हाथ नीचे हो जाता है, तो अगर रैकेट अप है, शटल ने तो ऊपर ही आना है ना, तो शटल को ऊपर से ही पकड़ना उन्होंने मुझे सिखाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं स्टेट लेवल खेला, स्टेट लेवल के बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने नेशनल लेवल खेला। 2015 में मेरा सिलेक्शन नेशनल खेलने के बाद इंटरनेशनल लेवल के लिए हो गया, जो मुझे चांस मिला स्वीडन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल गेम जो था वो स्वीडन में रहा, और उसमें मेरा सिलेक्शन मिक्स डबल में हुआ था, और मेरे पार्टनर देहरादून से ही थे। तो 65 प्लस कैटेगरी में मेरे को चांस मिला स्वीडन में मिक्स डबल खेलने के लिए। हम लोग जीते तो नहीं थे, पर हाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा, क्योंकि वहां जाकर मेरे को वुमेन डबल्स खेलने का चांस भी मिल गया, जो मेरी एंट्री यहाँ से नहीं थी। परंतु वहां पे भी कुछ प्लेयर ऐसे थे जो वुमेन डबल्स खेलना चाह रहे थे, पर उनकी एंट्री नहीं आई थी। Somehow we got the opportunity and we played mixed double also, and this was very good experience for me, I'll say this. गोवा के बाद आपने चंडीगढ़ में बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड के लिए 3 गोल्ड जीते। कैसा अनुभव था उसमें? क्या कैसा एक्सपीरियंस था मेरा? देखो, जब भी हम खेलने जाते हैं हमारा मकसद तो यही होता है कि हमको विन करना है ना। तो जो चंडीगढ़ में इवेंट हुए उसमें मैंने अपनी एज कैटेगरी में तो खेला ही, मैंने लोअर कैटेगरी में भी खेला। तो लोअर कैटेगरी में खेलने के लिए हमारे जो ओपोनेंट थे, वो जो फीमेल प्लेयर थी, शी वाज अ कोच, शी इज अ कोच, एंड जो उसके पार्टनर थे, ही इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर। पर अभी तो मैंने कोचिंग लेके अपने आप को इतना थोड़ा अपने मतलब गेम को इतना इम्प्रूव कर लिया है कि मतलब यस, मैं किसी के साथ भी खेल सकती हूँ। मेरे मन में वो फीलिंग नहीं आती है कि नहीं ये कम एज की है या ये मेरे एज लेवल की है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला और समहाउ हम लोगों ने गोल्ड मेडल तक हम लोग गए। तो वो बहुत ही मतलब दिस वाज द फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ कि हमने अपनी लोअर एज कैटेगरी में खेला और उसमें हमको गोल्ड मेडल मिला। और एक मैंने अपनी एज कैटेगरी में ही खेला वुमेन सिंगल्स, वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे से जो भी मेरे कोच ने मेरे को सिखाया था मैंने वो सारा अपनी मेमोरी में रखा और मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही गेम खेला, और जिसकी वजह से उसमें भी हमें गोल्ड मिला। आपके बारे में पढ़ा था कि श्रीलंका में जो कंपटीशन था उसमें आपने अपने से कम उम्र के खिलाड़ी को हराया। क्या वाकया था वो? एज तो कहीं ना कहीं हम लोगों को खेलना पड़ जाता है, कभी जूनियर के साथ, कभी अपनी एज कैटेगरी के साथ। उसमें यही था कि मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को अपना बेस्ट देना है। तो मेरी जो पार्टनर थी उसमें हमने वुमेन डबल्स खेला, उसमें जो मेरी पार्टनर थी वो श्रीलंका की ही एक लेडी थी, एंड शी इज नॉट अ बैडमिंटन प्लेयर, वो स्विमर थी। समहाउ मेरे को उसके साथ खेलने के लिए एक चांस मिला, तो मुझे लगा नहीं, जब श्रीलंका तक आए हैं तो हम जरूर खेलेंगे। और उसके साथ हमने खेला और हम लोगों ने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के खेला कि आप यकीन नहीं करोगे कि 2 मैच हुए और दोनों टीम को हमने हराया। जो मतलब नो डाउट कि एक अच्छी फीलिंग थी। हराना वाज नॉट द फीलिंग वाज कि हमने बहुत अच्छा खेला। दैट वाज माय एम एंड वी वॉन द मैचेस एंड वी आर सेटिस्फाइड। दैट्स आल्सो अचीवमेंट ऑफ उत्तराखंड। Yes, yeah, you can say that this is the achievement for a non-player, because जब मैं कहती हूँ कि मैं non-player हूँ और उसके बाद विन करना, तो नो डाउट मेरे लिए बहुत बड़ा अचीव। आपने भूटान में टाइगर नेक्स्ट ट्रैक को पार किया, जिसे पार करने में अमूमन 6 घंटे लगते हैं। 3120 मीटर की हाइट पर है, लेकिन आपने उसे 4 घंटे से कम समय में कवर किया। कठिन था या आसान? जब हम
किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो मैं यही कहूँगी वो आसान हो जाती है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं उस ट्रैक पे जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी नहीं थी। क्यों रेडी नहीं थी? क्योंकि जो हमारे वहाँ पर टीम मैनेजर थी और जो हमारे वहाँ पर गाइड थे, उन्होंने हमको ये बताया था कि वहाँ पर जो वो ये ट्रैक जो वर्ल्ड का एक बहुत डिफिकल्ट ट्रैक में से ट्रैक है ये, और हमको उस जगह पर जाना है जहाँ पर एक मॉनेस्ट्री है और वहाँ पर 1600 में एक कोई सेंट आए थे और वो शेरनी पर बैठ के वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर 3 साल 3 महीने 3 दिन 3 घंटे लगातार कंटिन्यूस मेडिटेशन किया था। तो उस जगह को देखने के लिए नो डाउट मन में बहुत था कि ऐसी जगह हम देख के आए। पर गाइड ने हमको यही बोला था कि वहाँ पर स्टीप एकदम स्टीप ढलान भी है और एकदम 45 डिग्री एंगल पे चढ़ाई भी है, जो सुन के पहले तो लगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस समय अपनी कंट्री से बाहर हूँ। अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो देयर इज नो मेडिकल फैसिलिटीज फॉर मी। पर फिर भी जब एक टीम तैयार हुई तो मैंने खुद को सोचा कि नहीं, मैं वॉकिंग रनिंग तो कर ही लेती हूँ। मैं करीब 21 किलोमीटर्स की रनिंग में 2 बार कंप्लीट कर चुकी हूँ और 10 किलोमीटर्स हर एवरी ईयर मैं कम से कम 2-3 बार तो करती हूँ। तो मेरे पास वो मेरा एक एक्सपीरियंस था। तो वही सोच के मैंने सोचा कि नहीं, चलते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। मन में था एक पैशन था कि नहीं, हमको करना है। तो प्लान यही बना कि हम लोग हाफ ट्रैक करेंगे और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। तो हम लोग जब हाफ तक पहुंचे तो उसके बाद मुझे लगा कि बस, क्योंकि वो जो रोड थी सारा उसमें सीढ़ियां बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि प्लेन पे चलना थोड़ा आसान होता है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने में आपके नीज पे बहुत प्रेशर आता है। एवरी टाइम व्हेन यू टेक ए स्टेप द नीज इज बीइंग हार्टेड, एवरी टाइम व्हेन यू गेट डाउन द प्रेशर कम्स ऑन योर नीज। तो हाफ तक तो कंप्लीट किया, उसके बाद फिर लगा कि नहीं, बस अब मेरे को नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है। मेरी टीम के और लोग जो थे वो लोग चले गए और मैं बैठी उनको देखती रही। फिर मन में आया, कहते हैं ना, खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है ना। कोई हमको नहीं आता है मोटिवेट करने के लिए। सेल्फ मोटिवेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, मैं यही कहूंगी। हम लोग गए, उनको देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मुझे भी चलना है, देखा जाएगा जो भी होगा। मैं आपको एक सेइंग के माध्यम से ये कहना चाहूंगी। मेरे मन में आया, तेरी मेहनत तेरा हथियार बनेगी, तेरी मेहनत तेरा हथियार बनेगी, तेरी लगन तुझे बाजीगर बनाएगी। रुकना नहीं तो थक कर भी, रुकना नहीं तो थक कर भी, एक दिन तेरी जीत कहानी बनेगी। ऐसे ही कुछ विचार मेरे मन में आए और मैं उन लोगों के पीछे चल पड़ी। उनके पीछे क्या चली, मैं उनको क्रॉस कर गई। एक स्टेज ऐसी आई कि मैं उनको क्रॉस कर गई, क्योंकि तब तक मेरी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो गई थी, मेरा पेस बहुत अच्छा बन गया था। मेरे को जो एक्सपीरियंस वॉकिंग का था, मैं उस सब को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ती गई और मैं वहां तक आगे गई जहां तक हमारी टीम में से कोई भी नहीं गया। मैं वहां तक गई जहां पर बैठकर उन्होंने मेडिटेशन किया था। वो जो लास्ट स्टेप्स हैं उस मॉनेस्ट्री के, मैं उनको टच करके आई। और अगर आप गूगल में सर्च करें तो उसमें यही लिखा है कि जो कोई उस लास्ट स्टेप तक भी पहुंच जाता है तो उनको भी उन सेंट की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आई फील माई सेल्फ वेरी लकी कि मैं वहां तक गई और मैं ठीक ठाक वापस आई। नौकरी के दौरान आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में हुई, जहां अमूमन महिलाओं की तैनाती नहीं होती है, वहां के बारे में आप कुछ बताइए। ये भी मेरा लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जिसे मैं जरूर शेयर करना चाहूँगी। अगरतला एक ऐसी जगह है जो कि इंसर्जेंसी प्रोन एरिया है। तो शुरू में तो ऐसी जगह थी कि जहाँ पे महिलाएं बिल्कुल भी ना जाना चाहती थी, ना उनकी पोस्टिंग होती थी। परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ बहुत बदलाव आए, सिक्योरिटी उनकी ज़्यादा बढ़ाई गई, तो महिलाओं की पोस्टिंग वहाँ होने लगी। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने चाहकर
खुद मांग कर वहाँ के लिए पोस्टिंग ली थी। और उसका रीज़न कुछ ऐसा था कि वहाँ से हमारे कुछ ऑफिस के ऐसे ऑर्डर्स थे कि हम लोग 3 महीने में अपने घर वापस आ सकते हैं। मेरे हस्बैंड अकेले थे, बच्चे मेरे दोनों बाहर पढ़ते थे। हस्बैंड की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं अगरतला जाती हूँ तो वहाँ से मैं 3 महीने में अपने घर आ सकती हूँ। तो बस यही सोचकर, वो इंसर्जेंसी वाला मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। मुझे था कि नहीं, मेरे को अपने हस्बैंड को देखना है, तो मैं 3 महीने बाद उनको देखने आ सकती हूँ। तो मैं वहाँ पे अपनी ट्रांसफ़र लेके गई और वहाँ जाने के बाद मेरे पास अपने काम का, हॉस्पिटैलिटी का मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि उन्हें हॉस्पिटैलिटी टीम में एक ऐसा ऑफिसर की ज़रूरत थी जो बहुत अच्छे से वहाँ के हॉस्पिटैलिटी को देख सके, लुक आफ्टर कर सके, अच्छे से मैनेज कर सके, क्योंकि बहुत से ऑफिसर्स का आना जाना वहाँ लगा रहता है। तो समहाउ मुझे हॉस्पिटैलिटी में काम करने का चांस मिला। मेरे अपने एक्सपीरियंस की वजह से मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया। आई वॉज वेरी सिंसियर एंड वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क। सो अगरतला का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं आके सब लेडी से यही बोला कि बिल्कुल सोचना नहीं है अगर नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग होती है, बल्कि अगर चांस मिले तो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो हम यहाँ बैठ के सोचते हैं कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट में फीमेल के लिए अच्छा नहीं है, तो वो फीलिंग बिल्कुल मन में नहीं लानी है और चांस मिले तो नॉर्थ ईस्ट जरूर जाना है। और मैं अभी वही देखती हूँ अपनी फ्रेंड्स के बीच में, जो भी नॉर्थ ईस्ट पोस्ट होकर गई हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे ऑलवेज से कि मैम आपने जो गाइड किया, बहुत अच्छी गाइडेंस रही हम लोगों के लिए एंड वी आर वेरी हैप्पी देयर। लाइफ का कौन सा पड़ाव सबसे बेहतर रहा, नौकरी से लेकर रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद से लेकर अब तक? कौन सा पड़ाव अच्छा रहा, इसे तो जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मैं जॉब में थी मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत मैंने वहाँ से सीखा। और आप को मैं बताना चाहूँगी कि करीब 20 साल तक मैंने ओएनजीसी में एंकरिंग करी है, जो कि मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है। और एंकरिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने जाके वहाँ पे कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ऑडियंस हमेशा सेम है, परंतु आपने जो शेयर करना है उनके साथ वो हमेशा सेम नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मैं बहुत पढ़ती थी और अपनी वही नॉलेज में फिर ऑडियंस के साथ शेयर करती थी, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जॉब वाइज अगर आप देखते हैं तो जॉब वाइज मैंने बहुत अचीव किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे अपने ऑफिसर से बहुत कुछ सीखा, अपनी मेहनत से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरा एक्सपीरियंस जॉब वाला बहुत अच्छा रहा। और अगर आप आफ्टर जॉब की बात करती हैं, तो आफ्टर जॉब के बाद जब मैंने ये खेलना शुरू किया तो मैं अपने उस जॉब वाले पार्ट को बिल्कुल भूल गई। मेरे लिए ये एक अजीब सी दुनिया है और मैं इसमें बहुत एंजॉय कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि एज, मैं कहती हूँ एज इज सिंपली नंबर। उम्र बिना रुके सफर कर रही है, उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। ये तो कोई बात ना हुई ना कि एज हो गई तो अब घर बैठ जाओ, नहीं। एज हमको घर बैठने के लिए कभी नहीं कहती है, हमको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। दुनिया में बहुत कुछ है नया करने के लिए, नया सीखने के लिए। तो थक कर बैठ जाना, मैं कहती हूँ, इज नॉट माई कप ऑफ टी। एंड मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि नहीं, आपको हमेशा जितना भी आप, जो भी आपके शौक है, आपका शौक कुछ भी हो सकता है, आपका शौक पढ़ना हो सकता है, आपका शौक बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, कुछ भी है, आप उसको जिंदा रखिएगा और उसको लेके बढ़िएगा। तो देखिए लाइफ कितनी सुंदर है, लाइफ बहुत सुंदर है। कहते हैं ये जीवन एक बार मिलता है, तो क्यों ना हम इसे अच्छे से जी के जाएं, औरों के लिए एग्जाम्पल छोड़ के जाएं कि यस, दिस इज द लाइफ एंड यू ऑल्सो शुड लीड लाइफ लाइक दिस ओनली। मुश्किलें तब कमजोर हो जाती हैं जब वो आपको मजबूत पाती हैं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर हम ही स्ट्रांग रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मुश्किल हमें रोक सकती है। मैं यही कहना चाहूँगी। इस उम्र में फिटनेस बनाए रखना कितना कठिन है? महिलाओं को और युवाओं को क्या फिटनेस मंत्र देना चाहेंगे? वाह, एक्सीलेंट क्वेश्चन। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये दुनिया हमें तभी अच्छी लगती है अगर हम फिट हैं। सबसे पहले
खुद पर ध्यान दें। मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं। अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हुए वो चाहती हैं कि हम बहुत कुछ कर लें, जो पॉसिबल है ही नहीं। अपने आप को फिट रखते हुए, अपने लिए सोचते हुए, और तभी आप परिवार का ध्यान रखें और तभी आप अपनी हॉबीज़ को भी आगे मेंटेन करें। मैं कहूँगी वो ही बहुत ज़रूरी है। फिटनेस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपको टाइम मिले तो थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपने खान पान पे ज़रूर ध्यान दें। कल एक इंटरव्यू में मैं देख रही थी कि मिस्टर अक्षय कुमार बता रहे थे कि हमको 6:30 के बाद खाना नहीं चाहिए, बिकॉज ओबेसिटी आपकी तभी बढ़ती है, आपके अंदर बहुत सी बीमारियां तभी आती हैं अगर आप अपने खान पीन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए आप अपने खाने का जो रूटीन है उस पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो आप लास्ट मील जो है आपका, उसे जितने बिफोर 7 अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और खाने के बाद अगर हो सके तो 500 कदम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप घर के आंगन में भी 500 कदम चलेंगे तो मुझे लगता है वो आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर करेगा और आपको हेल्दी रखेगा। अगर आप हेल्दी हैं तभी बच्चे भी वही सीखेंगे और आने वाली जनरेशन भी उसी को फॉलो करेगी। तो फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, and you have to take care of yourself because no one else is coming to take of yourself. अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप हेल्दी हैं, तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, तभी आपका परिवार भी आपके साथ एक अच्छे वातावरण में, मतलब आप सब रह सकते हैं। और मैं आज के युवा को यही कहना चाहूँगी कि अपने फिटनेस पे जरूर ध्यान दें। अपने लिए 24 घंटे का दिन होता है, कम से कम 1 घंटा तो अपने आप पर दीजिएगा। और हो सके तो अच्छी अच्छी मैगजीन्स पढ़िए, अच्छी अच्छी जो नॉलेजेबल बुक्स हैं उन्हें पढ़िएगा। कभी भी टाइम मिले तो मेडिटेशन जरूर करें, और कभी भी टाइम मिले तो भगवान के सामने बैठ के जरूर प्रेयर करें, उनसे बातें करें, उन्हें अपनी दिल की बात कहें, और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आएगा इन सब चीज़ों को लेकर। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, आगे बढ़ो, बिकॉज यू आर द मेन पर्सन who can take your decisions forward. No one else will come to say you. Be a self-motivated person. This is my message for everyone, for the housewives, for the children, and for the younger generations. Please be a self-motivator and give yourself some time so you can feel healthy, and if you are healthy, then everything is good in your life. Thank you so very much. तो यह थे हमारे साथ मंजीत जी, जिन्होंने लाइफ के हर फेस को जिया, हर चुनौती को स्वीकार किया, जो हर वर्ग को बता रही हैं कि हर मुश्किल पार की जा सकती है। ऐसे ही और कहानियों के साथ जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।